आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर और मारूफ एडवोकेट रानू प्रताप साहब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपका ईटीवी भारत में इस्तेमाल करता हूं। शुक्रिया सर, इसको कैसे देखते हैं जो इस आपकी बात पर जो आपने ईवीएम मशीन पर जो सवाल उठाया था, तो इस पर लोगों में वीडियो वायरल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ताल्लुक से चर्चा भी हुआ। सर, इसको कैसे देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मसला है वो सब इसको 16 और 18 अप्रैल को काफी डिटेल में उस पर हियरिंग हुई। उसके बाद में जजमेंट रिजर्व कर लिया। अब फिर कल और उसमें जो आर्गुमेंट हुई है, कुछ और चीजें हुई हैं उसमें, उसके बाद जजमेंट रिजर्व है। तो जो भी होगा उसी से पता लगेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कह चुके हैं, सबूतों के साथ सारी चीजें बताते भी हैं। लेकिन एक कोर्ट जरूर अब क्या फैसला करेगी तब पता लगे, पर लोगों में इसके प्रति बड़ी जागरूकता आई। इस खासकर ये दिसंबर से जो हमने आंदोलन शुरू किया, इस बार बड़ी जबरदस्त लोगों में इसकी जागरूकता आई और हर आदमी अभी ये कहने लगा कि भाई नहीं, गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी तो है। और कुछ सर्वे भी आए कि 90% जो लोग हैं वो लोग ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग जजमेंट आएगा, देखेंगे क्या होगा। सर, मुल्क में 2024 के लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं। खास करके आपने गुलबर्गा का दौरा कर रहे हैं, गुलबर्गा में 2-3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कैसा देखते हैं यहाँ पर लोकसभा हल्के उम्मीदवार के लोकसभा चुनाव को लेकर? काफी सारे आपने मीटिंग अटेंड किए हैं, कैसा देख रहे हैं? खास करके गुलबर्गा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हल्का माना जाता है, कैसा देख रहे हैं? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का तो क्षेत्र है ही है, एरिया है उनका, और उस एरिया में निश्चित रूप से जो कांग्रेस की स्थिति है बहुत अच्छी है। हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का सबका है कि भाई बीजेपी को हराना है, उस करके सब लोग बिल्कुल इकट्ठा हैं। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ से अच्छी मतों से जीतेगी। हम लोग कल यहाँ पे एक मीटिंग भी थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, तिहाड़ चौक पर एक बड़ी मीटिंग थी, जिसमें जो मुख्य रूप से जो यहाँ के कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन जी, वो शामिल थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो बेटे हैं प्रियंक खड़गे, जो मिनिस्टर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, वो भी उसमें शामिल थे। मैं पहली बार उनसे मिला, पहली बार उनकी तकरीर मैंने सुनी। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोले भी। और जो जबरदस्त गैदरिंग थी, वहां पे लोग थे जितनी बड़ी संख्या में, ये इस बात को सिद्ध करती है कि गुलबर्गा से कांग्रेस की जीत बहुत मजबूती से होगी। और सम्माननीय श्री राधा कृष्णन जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दामाद भी बताए जाते हैं, वो अच्छी वोटों से जीतकर संसद में पहुंचेंगे। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, तो कई गारंटीज यहाँ पर है, इसको कैसा देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह की गारंटी कांग्रेस ने दी, और पहले ही दिन से जिन बातों को, 5 बातों को उन्होंने कहा, 5 गारंटियां दी, सत्ता में आने के बाद से उन्होंने उन गारंटियों को लागू किया है। और कल जैसे हमने मीटिंग में देखा, एक एक बात जो है, भाई ये गारंटी, एक एक करके जो गारंटी उनसे जो लोगों से पूछी गई, तो लोगों ने बहुत जोश के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में सहमति जाहिर की कि भाई जो कहा कांग्रेस ने यहाँ कर्नाटक में, वो उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत आधार है। और दूसरा एक और बड़ी बात है जो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, और लोग इस बात को मानते हैं कि आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गुलबर्गा के विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक इतना 2,500 करोड़ जो जिसमें रुपया लगा, ईएसआई हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त उसकी बिल्डिंग है। मैं पहली बार कोई ईएसआई हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतना जबरदस्त मैंने देखा है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी है, बट इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा वो है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ रेलवे के विषय में काफी गाड़ियां, यहाँ से करीब 30 या 35 गाड़ियां यहाँ से चलाई। डैम भी उन्होंने वो किए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो लेके आए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज वो लेके आए। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं। 371 की जो फैसिलिटी है वो यहाँ के लोगों को जो अवेल करवाई, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 371 का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो जो है आप उस फैसिलिटी को दे रहे हैं। तो जो स्पेशल एरिया रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो सारी चीजें उन्होंने की हैं।
उसका प्रभाव मैं मानता हूं कि पूरे जिले में उसका प्रभाव है। एक व्यक्ति इतने समय से राजनीति में है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं है, और साथ में उसने अपने इस क्षेत्र में विकास के लिए इतना काम किया है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। भाजपा का एक नारा है अब के बार 400 के पार, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नारा तो कोई भी दे दे, लेकिन इसमें एक बड़ी स्थिति यह है कि चुनाव शुरू नहीं हुए, ये नारा उस समय से दिया जा रहा है। तो क्या ये परसेप्शन बिल्डिंग का सारा काम है कि पहले से ही आप ये सारी चीजें कर दो, और जो गड़बड़ी आप ईवीएम मशीन के माध्यम से करो, प्रशासन चुनाव आयोग के माध्यम से करो, और अपना जो नारा दे रहे हो उसमें आप जो है वहां तक पहुंच जाओ, तो उस सब को कवर करने के लिए, ढकने के लिए कि लोग आपको मानते हैं, लोग आपको चाहते हैं, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अगर जमीनी हकीकत देखें आप, और दो तीन चीजों को देखें आप, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े बिल्कुल डराने वाले हैं, इतने भयानक आंकड़े हैं। आंकड़े क्या हैं कि भारत में जितने लोग बेरोजगार हैं, उन सभी बेरोजगारों में 83% जो आबादी है वो युवाओं की है। यानी इस देश का जो नौजवान है, यूथ है, वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। अगर हमारे युवाओं के पास, बच्चों के पास कोई काम नहीं होगा तो देश का भविष्य क्या है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो आंकड़ा है बहुत डराने वाला है। मोदी जी ने इसमें कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो ये स्थिति नहीं होती। इसलिए मुद्दा ये है, भूख यानी बेरोजगारी और गरीबी। आदमी पीठ पर लात सह सकता है, लेकिन जब पेट पर लात पड़ती है और लगातार पड़ रही है, तब कहां तक बर्दाश्त करेगा? मोदी सरकार लोगों की पीठ पर ही नहीं, उनके पेट पर लगातार लात मार रही है। तभी आप देखें कि देश में भयानक बेरोजगारी है। ये जो चीजें हैं, ये 400 पार का जो नारा कह रहे हैं, ये किसी सूरत में 400 पार का नारा सफल नहीं हो सकता। ये बाकी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे धर्म का मुद्दा उठाया जा रहा है, और जैसे और ये सारे मुद्दे उठा रही सरकार, अपनी उस बेईमानी को जिसे करने की उसकी नीयत है, जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो बेईमानी करने की उसकी वो है, उस मुद्दे को कवर करने के लिए कि लोग पसंद करते हैं, इसलिए 400 पार आ गए, उसको करने के लिए कहा जा रहा। दूसरा यह 400 पार की बात इसलिए की जा रही है कि संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें आपको करने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए। 2/3, 3/4 बहुमत चाहिए। वो बहुमत जब ही आएगा कि जब आप 400 पार की बात करेंगे, 400 सीट आएंगी, तब आएगा बहुमत आपके पास में। अगर नहीं होगा तो आप वो नहीं कर सकते, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ जो है 400 पार के साथ साथ 2/3 बहुमत के साथ साथ देश में जितने राज्य, 28 राज्य हैं, आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन, सहयोग होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही थी, उसके पीछे ये भी मंशा थी कि इसी संविधान के माध्यम से, इसी संविधान को खत्म करके और जो वो राज कायम करना चाहना है उसे कायम कर दें। पर जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे मोदी जी को किसी हालत में पसंद नहीं कर रही जनता, इस बात को सूचित कर रहे हैं। क्या ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही इंतखाबात होंगे? क्या डेवलपमेंट के नाम से होंगे? क्या मस्जिद मंदिर के नाम से होंगे? इसको कैसे देखते हैं? नहीं, डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर मस्जिद तो इनकी राजनीति की रीढ़ है। भाई, इनकी राजनीति मंदिर मस्जिद के अलावा कौन सी राजनीति है? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक, लव जिहाद, यही मतलब मुस्लिम उनके केंद्र में है, मुस्लिम के प्रति नफरत। और अभी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से राजस्थान के बांसवाड़ा में और टोंक में जो भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल की है, मतलब मैं तो बहुत पहले से जानता हूं कि प्रधानमंत्री का नैतिक स्तर है ही नहीं, खत्म हो चुका है। पर कोई इंसान राजनीति के लिए, वोट के लिए इतना नीचे गिर जाएगा, एक 20 करोड़ की आबादी को अपमानित करेगा, पूरे देश को अपमानित करेगा। दुनिया में थू थू हो रही है कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री क्या करे, इतना स्तर उसका गिर जाए। और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जो बातें कही जा रही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखी है कोई बात, एक भी बात? जो सैम पित्रोदा वाली बात कही जा रही है, वो कहां लिखी है? सैम पित्रोदा ने कहां कहा? मैंने सुना सैम पित्रोदा जी ने जो भी बात की है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं
एक अक्षर भी उस तरह की उन्होंने बात नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो सारी स्थिति है, इन सारी स्थितियों में ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मात्र 2% लोग जो है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मात्र 2%। यानी देश में 100 में से 98 लोग हिंदुत्व के विरोध में हैं। 2% लोग कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात है। और डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट करते तो दिखता, डेवलपमेंट नहीं किया। मोदी ने इस देश में विनाश किया, विनाश। और विनाश भी इस तरह से किया है कि अपने चंद यारों, अगर राहुल गांधी जी की बात कहें तो देश के 22 जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में संपत्ति दी जा रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो 1% जो लोग हैं इस देश की लगभग तमाम संपत्ति उनके हाथों में दी जा रही है। देश में इतना बड़ा अंतर है भुखमरी का, गरीबी का। तो ये जो सारी चीजें, अगर विकास होता या मोदी जी द्वारा विकास किया जाता, 81 करोड़ लोगों को आप अनाज देते। विकास का पैमाना होता है कि देश में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। देश के बच्चे, सभी बच्चे, उनको समान शिक्षा, बेस्ट एजुकेशन, बेहतर शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहीं कोई भेदभाव तो नहीं है। आप देखेंगे शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, प्राइवेट हाथों में शिक्षा दी जा रही है, गरीब के हाथ से शिक्षा छीन ली जा रही है। एक आंकड़ा बताता हूं जो कल ही आया है सामने, और वो आंकड़ा ये कहता है, किसी न्यूज़पेपर में है बाकायदा, वो कहता है कि पिछले सालों में 46 लाख, आप संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 46 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए। इसका मतलब क्या है कि इन 46 लाख बच्चों के पास, इनके माता पिता के पास, इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है। अब दूसरी तरफ ये कहां जाएंगे बच्चे? भाई अगर प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए तो इनके लिए सरकारी स्कूल होने चाहिए। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया जा रहा। लगभग 1 लाख के लगभग सरकारी स्कूल पिछले सालों में बंद हो चुके हैं। तो एक तरफ आप सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके उन्हें बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट, इतनी आप एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि प्राइवेट में भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाहर निकाल। 46 लाख बच्चे बहुत बड़ी संख्या है। सो आप इन हालात में आप कैसे कहेंगे कि देश विकास हो रहा? ये तो 46 लाख बच्चे हैं, इसके अलावा 8 लाख बच्चे इस देश को छोड़कर चले गए हर साल। इस साल जो गए हैं बाहर पढ़ने, 8 लाख बच्चे गए। 8 लाख बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके माता पिता उन पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल उनकी फीस पर खर्च कर रहे हैं। अगर वो यहां होते, एजुकेशन यहां मिलती, तो वो ज्ञान, वो बच्चे जो हैं, जो आगे बढ़ के बड़े एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी बनेंगे, इस देश में काम आता ना उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि जो है यहां से चली गई। इसलिए ये बेन डेन लगातार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में 13 लाख लोग, जिनमें करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, वो इस देश को छोड़कर विदेशी नागरिकता उन्होंने ले ली। अगर देश में विकास हो रहा है तो ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं? यही रहना चाहिए था इनको। आप देखें कि यूएई में, दुबई में जाके देखिए, यहां से तकरीबन जो वहां भारतीय गए हैं, 84-85 हजार कंपनियां भारतीयों की है वहां पर। वो कंपनियां यहां होती अगर देश में विकास होता तो, माहौल होता तो, नहीं है ना, क्योंकि माहौल तो विनाश का बनाया जा रहा है, तबाही का बनाया जा रहा है। क्या पड़ेगा सर मुल्क भर में, क्या इस बार चुनाव को लेकर, लोकसभा इंतखाबात को लेकर जो इंडिया अलायंस जो चल रही है, इसका असर कैसा पड़ेगा? नहीं, असर ऑलरेडी पड़ चुका है। असर क्या पड़ना? असर ये बोलिए, देखिए जनता यही तो चाहती थी कि बीजेपी के अगेंस्ट में सारा विपक्ष इकट्ठा हो, तो प्रयास करके इंडिया गठबंधन के माध्यम से बहुत कुछ इकट्ठा हो गया। यही चाहती थी जनता, और यही संदेश जनता के बीच में चला गया, और जनता ने सोच लिया कि भाई विपक्ष इकट्ठा हो गया है और हमें हर सूरत में विपक्ष के कैंडिडेट को जिताना। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के कैंडिडेट जहां भी हैं, वो उनको वोट देना है, और उनको वोट दे रही है पब्लिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी का नतीजा है कि पहले राउंड में जो 108 सीटों पर जो चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और मतलब इंटेलिजेंट की रिपोर्ट होगी उनके पास में, उन्हें पता लगे भी तुम्हारा सुपड़ा साफ हो रहा है। साल पहले जब मोदी जी आए थे, कई वादे लेकर आए थे आवाम के बीच में, कई क्या है, काला धन वापस लाएंगे, कई युवाओं को नौकरियां देंगे,
डिजिटल इंडिया बनाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? आज 10 साल गुजर रहे हैं और फिर तीसरा यहाँ पर उनका चुनाव आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? और बीजेपी के पास क्या मुद्दा है जो लोगों के बीच में जा सके? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तभी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तभी तो कहीं उन्हें मछली खाते हुए दिखता है, कहीं पे उन्हें मटन पकाते हुए दिखता है, तभी तो ये चीजें आ रही है ना। तभी तो जो है ये भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र भी बेच के जो है ना ये पैसा उनको दे देंगे, तुम्हारे घर छीन के उनको दे देंगे। यही है ना कि तुम्हारी जो संपत्ति है उसे छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये भाषा तभी तो हो रही है ना। मुद्दा उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक काम ऐसा नहीं किया जिसे वो पिछले 10 साल में बता सके कि ये देश के लोगों की भलाई के लिए है, पब्लिक की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए है। जितने वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, चाहे किसानों को आय दुगनी करने का हो, और चाहे जो मजदूरों की स्थिति सुधारने का हो, हर मुद्दा फेल हो गया। किसी भी मुद्दे पर काम नहीं हुआ। केवल झूठे आंकड़े, भ्रमित करने वाले आंकड़े, और सब कुछ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल 10 सालों में, पिछले 10 सालों में मोदी ने इस देश को लूटा है और कुछ नहीं। और लूट अब सबके सामने, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला पूरा निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसने ये बात सिद्ध कर दी कि देश के प्रधानमंत्री ने सीबीआई और जो आपकी ईडी है और साथ में इनकम टैक्स है, इनके अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से गुंडों की तरह लूट की है, हफ्ता वसूली की है। और हफ्ता वसूली भी उसमें गिर कहां तक गए हैं प्रधानमंत्री कि जो 30 कंपनियां हैं, दवाई कंपनियां, जिनसे हफ्ता वसूली की, उनमें 22 ऐसी कंपनियां हैं जिनके सैंपल फेल हो गए, लेकिन उन पर सीबीआई और ईडी की रेड डाली गई। उसके बाद में उनसे जो है चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को चंदा दिया, और उसके बाद उनके सैंपल वगैरह सब ठीक हो गए, उनको और अच्छा जो काम मिल गया। बड़ा घोटाला देश में आपसे पहले कभी नहीं देखा होगा, आपने सुना भी नहीं होगा। और देश का ही नहीं, दुनिया में इतने कानूनी माध्यम से इतनी जबरदस्त लूट, इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। जिन कंपनियों को रेड डाली गई, उन्हीं से चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम, और फिर उन्हीं को धंधा दिया गया, और फिर उस धंधे में कमीशन, और वो भी प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा। ये स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे लुटेरे प्रधानमंत्री को, ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को, ऐसे बेईमान और झूठे प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकना इस देश के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे पहली प्राथमिकता है। आखिरी सवाल है आपको, कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे जनता को इस बार? मैं जनता को यह कहूंगा कि सारी चीजों को भूल के खूब मजबूती के साथ, खूब बड़ी संख्या में वोट डालें इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और कर्नाटक में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक ही पार्टी सबसे ज्यादा शामिल है, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, मुझे दूसरी तो कोई पार्टी है नहीं यहाँ पे, बट कांग्रेस है। तो कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से वोट दीजिए। ध्यान रखिए, उस दिन सारी चीजों को छोड़ के, सब काम छोड़ के, थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठाओ। ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश बच जाएगा, आप बच जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य बच जाएगा। हर सूरत में सब कुछ छोड़ के जो बाहर भी हो, उन लोगों को भी बोलो बाहर से यहां आओ भाई। और कुछ ऐसा है कि माना वोट उसकी इस मोहल्ले में और रहने लगे अब कहीं और जाके, तो जहां आपकी वोट है भाई वहां वापस आओ, उस दिन आके अपनी वोट डालो। इस इंतजार में मत रहो कि कोई कैंडिडेट या कोई आपको गाड़ी की व्यवस्था कराएगा और तब फिर आप वोट डालने जाओगे। ऐसा मत करना। भविष्य आपके बच्चों का दांव पर है, जिंदगी आपकी दांव पर है। तो सब लोग निकल कर आइए, वोट डालिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालिए, ताकि इस बेईमान और भ्रष्ट सरकार को, इस बेईमान भ्रष्ट झूठे प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जा सके, बाहर किया जा सके, उखाड़ के फेंका जा सके। अधिक से अधिक लोग वोट कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, इस चक्कर में मत आइए कि भाई ईवीएम से वोट डालेंगे तो जाएगी तो इन्हीं को। वो अपनी जगह अगर आप ऐसा करके रुक गए वोट डालने से, तो आप वैसे ही बीजेपी को जिता देंगे। सो
ईवीएम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो अपनी जगह है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं, ये भी सच है। बावजूद इसके अधिक से अधिक संख्या में वोट डालना है। वोट डालने से रोकिए मत। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को। मैं ईवीएम का आंदोलन कर रहा हूं, मेरी टीम, हमारे साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, हम जानते हैं क्या चीजें गड़बड़ है, उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। बावजूद उसके मैं आपको कह रहा हूं कि वोट डालने से रुकना नहीं, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालिए। गरीब इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में, शोषित पीड़ित इलाकों में जो भी लोग इस संविधान विरोधी, जन विरोधी जो सरकार है, लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 90-95% वोट कीजिए, बाहर निकल कर आइए, डालिए वोट। इतना ही मेरा कहना है। ये थे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जज बानू प्रताप सिंह है, जो इन्होंने सारे यहाँ पर सवाल का जवाब भी दिया। और उनका कहना है कि जो इस बार 2024 के लोकसभा इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, ये मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए है। खासकर इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि आप अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपने वोट को जाया ना करें, क्योंकि इस बार का चुनाव है ये मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के बदलाव के लिए है। ईटीवी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।